हेलो एवरीवन, मैं मीनू सामंत, कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज हम यूजी सेमेस्टर 5 के डीएससी पेपर के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना एवं उसके उदय की कारणों पर चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई, जिसकी नींव 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर रखी, जिसमें ए.ओ. ह्यूम, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी भी शामिल थे। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसका नींव को रखा। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक दीर्घकालीन राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया का परिणाम मान सकते हैं। 1860 और 1870 के दशक से ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी बढ़ती हुई चेतना की पराकाष्ठा थी। तो हम जान गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक दीर्घकालीन राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। और जैसे कि 1860 और 1870 में कई क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जहां से भारतीयों में राजनीतिक चेतना पनपने लगी, राजनीतिक चेतना जागृत हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसी चेतना का एक पराकाष्ठा यानी परिणाम था। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक हाउ इंडिया रोड फॉर फ्रीडम में विचार प्रस्तुत किया कि 17 भारतीय जिन्होंने 1884 में थियोसॉफिकल सम्मेलन में हिस्सा लिया ने एक निजी बैठक में कांग्रेस के विचार को मूर्त रूप दिया। तो कांग्रेस की स्थापना के पूर्व एनी बेसेंट अपनी पुस्तक में क्या बताती है, यह विचार प्रस्तुत करती है कि 17 भारतीय 1884 में एक निजी सम्मेलन जिसका नाम था थियोसॉफिकल सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं और कांग्रेस के विचार को मूर्त रूप देते हैं, एक आकार देते हैं। तो इसमें ए.ओ. ह्यूम और एस.एन. बनर्जी भी शामिल थे। ह्यूम ने कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें कहा कि बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान और अच्छे आशय वाले क्यों ना हो, अकेले वो शक्तिहीन ही होते हैं। आवश्यकता है संघ की, संगठन की और कार्यवाही के लिए एक निश्चित एवं स्पष्ट प्रणाली की। तो इस तरह ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कोलकाता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक खुला पत्र भी लिखते हैं, जिसमें कहते हैं कि बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान और अच्छे आशय वाले क्यों ना हो, अगर वो अकेले हैं तो वे कमजोर हैं। तो आवश्यकता है संघ की, संगठन की और कार्यवाही के लिए निश्चित और स्पष्ट प्रणाली की। तो इस प्रकार वो एक संगठन की स्थापना पर बल देते हैं। इस प्रकार ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल कर किसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो हम जान गए हैं कि ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करते हैं और जिसका प्रथम अधिवेशन कब होता है, 28 दिसंबर 1885 में। और कहाँ हुआ है, बंबई में होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, जहाँ दादा भाई नौरोजी सुझाव देते हैं और उसी के आधार पर क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। तो इसी तरह हमें मालूम होना चाहिए कि यह सम्मेलन पहले पूना में होने वाला था, लेकिन हैजा फैल जाने के कारण इसका आयोजन बंबई में किया गया। कोलकाता के प्रमुख वकील व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष चुने गए और प्रतिवर्ष भारत की विभिन्न शहरों में इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाने लगा, जिसमें देश के कई प्रख्यात नेता कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में नेतृत्व किया, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय जैसे उल्लेखनीय नेता शामिल हुए। इन अधिवेशनों में एक
अधिवेशन में कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया। तो इन्हीं अधिवेशनों में एक ऐसा अधिवेशन था जिसको प्रथम बार किसने संबोधित किया, एक महिला ने संबोधित किया, जो कि कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थी, जिसका नाम था कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया। और इस तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित की। स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व कई दशकों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने काफी उदारवादी सुधार पारित किए। हालांकि संगठन के भीतर कई सदस्य कट्टरपंथी बन रहे थे। बहुत से ऐसे भी थे संगठन के अंदर जो कांग्रेस के उदारवादी नीतियों को पसंद नहीं कर रहे थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दल के भीतर ही तत्वों ने स्वदेशी नीतियों का समर्थन शुरू कर दिया। तो इसी तरह वो कट्टरपंथियों ने क्या हो रहा है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हो रहा है, दल में ही स्वदेशी नीतियों का समर्थन शुरू कर दिया गया, जिसने भारतीयों से आयातित ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया और निर्मित सामानों को बढ़ावा दिया। 1917 में होम रूल पार्टी ने भारत के विविध सामाजिक वर्गों से अपील करके महत्वपूर्ण प्रभाव डालना शुरू कर दिया। तो होम रूल पार्टी जिसके संस्थापक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो इन्होंने क्या हो रहा था, विदेशी सामानों को, जैसे ब्रिटिश, विशेषकर ब्रिटिश से आयातित सामानों का बहिष्कार करके ये चाह रहे थे कि स्वदेशी सामानों का ही उपयोग किया जाए। 1920 और 1930 के दशक में कांग्रेस पार्टी, जिसका नेतृत्व गांधी ने किया, 1920 के दशक में हम बोल सकते हैं जैसा गांधी ईरा स्टार्ट हो गया, जिसमें अहिंसात्मक असहयोग की वकालत शुरू कर दी गई। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय आयोग शुरू कर दी। 1923, 1937 में चुनाव में विशेष सफलता प्राप्त की। तो इस तरह देखा जाए तो भारतीय कांग्रेस पार्टी ने कई आंदोलन किए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब चुनाव हुए तो चुनाव में ये विशेष सफलता को प्राप्त की। 1942 में भारतीय छोड़ो का समर्थन करने के लिए सविनय अवज्ञा को प्रयोजित किया गया, जिसमें गांधी सहित पूरे कांग्रेस पार्टी को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा कैद कर लिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन होने लगा, तो इसके विरुद्ध में क्या किए, इंग्लैंड सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने गांधी सहित पूरे कांग्रेस पार्टी को क्या किया, जेल भेज दिया। और युद्ध समाप्ति, कौन से युद्ध, द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पश्चात ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में स्वतंत्रता बिल को पारित किया और अगले महीने यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो गया। तो इस तरह हम कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदानों को स्वतंत्रता के आधार पर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारण, तो इसके कुछ उदय के कारण निम्नलिखित है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। तो अंग्रेजों की शोषणकारी और दमनकारी नीति, जिसमें एक एल्बर्ट बिल है, विवाद ने भारतीयों की आंखें खोल दी। परिणाम स्वरूप भारतीयों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष और अशांति क्या हुआ, बढ़ने लगी थी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कई राष्ट्रीय क्रांतियां सब होने लगी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के पूर्व ही, जो कि कांग्रेस के उदय का एक कारण बना। दूसरा देखते हैं 1857 की क्रांति का असफल हो जाना। 1857 की, भले ही 1857 की क्रांति असफल हो गई, लेकिन इस क्रांति ने भारतीयों के अंदर राष्ट्रवादी भावना को जागृत कर दिया था। अब भारत में अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध एक सुनियोजित संगठन की आवश्यकता महसूस किए जाने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ब्रिटिश शासन का हित। कहीं ना कहीं इसमें ब्रिटिश सरकार भी भारत को एक अखिल स्तर की एक संस्था को देखना चाहती थी, जिसके माध्यम से वो क्या है कि भारत की जो भी इच्छा है भारतीयों की या मंशा को जान सके। तो इस प्रकार उनकी दृष्टि में भारत के शासन के लिए यह आवश्यकता था। तो इसलिए वो चाह रहा था कि एक अखिल स्तर का संगठन का निर्माण हो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता। जब राष्ट्रीय आंदोलन का विकास होने लगा तो सभी भारतीयों
को लगने लगा कि देश में एक ऐसी संस्था, राष्ट्रीय संस्था की स्थापना होनी चाहिए जो राष्ट्र के सही तरीकों से संचालित कर सके, यानी कि राष्ट्रवाद में सही तरीके से उसका नेतृत्व कर सके। नेक्स्ट है राजनीतिक संगठनों की स्थापना। क्या हो रहा था कि भारत में कई राजनीतिक संगठन जैसे बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जैसे संगठन स्थापित होने लगे थे। तो इन्होंने अंग्रेजों को भारत विरोधी नीतियों का विरोध किया और इस आधार पर भारत की जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी और एक राजनीतिक संगठन की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा। तो ये कुछ कारण थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारण। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका पर और उसकी नीतियों पर। तो कानून के दायरे में रह करके वो क्या है, अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थी। इसलिए प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं एवं सभाओं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से अनुरोध करती थी। चूंकि हम जान गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक उदारवादी राजनीतिक संगठन के रूप में संगठित हुआ था जो अहिंसक और संवैधानिक प्रदर्शनों को अपना आधार मानती थी, परंतु सरकार के शोषण मूलक आर्थिक नीतियों के पक्षधर नहीं थे। यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उसका वो पक्षधर नहीं थी, क्योंकि इनका मानना था कि भारत की गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ेपन का कारण उपनिवेशवादी शासन था। इसलिए कांग्रेस ऐसी नीतियों को लागू करना चाहती थी जिसमें भारत में जातीयता, प्रांतीयता और धार्मिक मतभेद समाप्त हो और भारत के राजनीतिक लक्ष्यों में सभी नागरिकों का सहयोग प्राप्त हो सके। अंग्रेज ने लोकतांत्रिक आंदोलन को चलाया, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित करवाया, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधाराओं को समर्थन दिया तथा भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहित करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इस प्रकार हम जान गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के किस प्रकार उसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने तक कैसे संघर्ष किया, किन नीतियों के आधार पर उन्होंने कार्य किया, संगठन का निर्माण किया, कैसे कई प्रख्यात नेताओं ने इसमें भाग लिया और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारण क्या क्या थे। धन्यवाद।